हेलो स्टूडेंट, एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मानव तंत्र में पाचन तंत्र के बारे में बात की थी तथा मुख की संरचना के बारे में बात की थी। आज हम मुख की संरचनाओं में दांतों के कार्य क्या होते हैं उनके बारे में, लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो लार है उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में, तथा फिर आगे आमाशय के क्या कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर में या मानव मुख में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट जो कार्य व संरचना के आधार पर दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? कृतंक दांत होते हैं। कृतंक दांत होते हैं। कृतंक दांत जो कि आगे के हिस्से में उपस्थित होते हैं, इनका कार्य होता है काटना व कुतरना। आप देखते हैं जब आप सेब को मुख में लेते हैं तो सबसे पहले हम उस मुख से जो दांतों से जिस सेब को काट रहे हैं वो कौन से दांत होते हैं? कृतंक दांत होते हैं। गिलहरी, खरगोश, चूहे में ये दांत ज़्यादा विकसित होते हैं। अतः कृतंक दांत का कार्य क्या है? काटना व कुतरना। दूसरे नंबर के जो दांत थे वो कौन से थे? रदनक प्रकार के थे। रदनक दांत। रदनक दांत जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया। इनमें आप देखते हैं कि जो दांत हैं उनके कुछ दांत ऐसे होते हैं जो काफ़ी तीखे और लंबे होते हैं। वो कौन से दांत होते हैं? रदनक दांत होते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है अतः इसमें भी रदनक दांत उपस्थित होते हैं, परंतु ये ज़्यादा इतने विकसित नहीं होते हैं। तो इनका कार्य क्या है? चीरने फाड़ने का कार्य होता है। चीरने फाड़ने का कार्य होता है। रदनक दांतों का क्या कार्य होता है? चीरने फाड़ने का, यानी जो मांस होता है उसको हटाने का कार्य रदनक दांतों के द्वारा किया जाता है। चीरने फाड़ने का कार्य किया जाता है। नंबर 3 दांत जो होते हैं वो होते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत जिन्हें कहते हैं, ये दांत हमारे ऊपर से क्या होते हैं? सपाट होते हैं, यानी जो घट्टी के पार्ट होते हैं उस प्रकार की संरचना वाले होते हैं। और ये कार्य करते हैं पीसने का कार्य करते हैं, यानी भोजन के जो कण हैं उनको महीन बुरादे में बांटने का कार्य अग्रचर्वणक करते हैं। चौथे नंबर के दांत जो होते हैं वो चर्वणक होते हैं, और चर्वणक दांतों का कार्य भी वही है जो अग्रचर्वणक का होता है, अर्थात पीसने का कार्य होता है। समझ गए? ये ध्यान रखना है, 6 माह की उम्र में कृंतक दांत आते हैं और 1.5 वर्ष की उम्र में रदनक दांत आना शुरू हो जाते हैं, जबकि 10 से 12 वर्ष की उम्र में अग्रचर्वणक और 12 से 15 वर्ष तक की उम्र में चर्वणक दांत आ जाते हैं। ये दांत आने का समय अवधि है। तो दांतों के कार्य हमने देखे। दांत जैसे ही भोजन को काफ़ी महीन पीसते हुए संरचना में रख लेते हैं तो उसके बाद में जो आगे की ग्रंथियां यानी लार ग्रंथियों का कार्य शुरू होता है। लार ग्रंथियां जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 3 जोड़ी होती है, कर्णपूर्व, अधोजंभ व अधोजिह्वा। ये 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है। और लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रस को क्या कहते हैं? लार कहते हैं। ठीक है। और लार की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। लार की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो क्षारीय प्रकृति होने के कारण से ये मुख की संरचना को क्षारीय बनाता है। एक तो नंबर 1 कार्य तो क्या है? मुख की संरचना को क्षारीय
माध्यम प्रदान करना, क्षारीय माध्यम प्रदान करना, ये कार्य होता है, जिससे कि दांत, जिह्वा, इनकी सफाई का कार्य भी ये कर लेता है। यानी नंबर 2 दूसरा कार्य क्या है? दांत व जिह्वा की सफाई, जिह्वा की सफाई, इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पेस्ट आते हैं, चाहे वो कोलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, ये क्षारीय माध्यम वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मुख में क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे कि जीवाणु या किसी प्रकार के दांतों के अंदर या जिह्वा के अंदर कोई भी गंदगी नहीं रहती है, उसको साफ करते हैं। तो लार एक प्राकृतिक माध्यम है या संरचना है जो कि हमारी मुख को साफ रखने का कार्य करती है। तीसरा कार्य लार का होता है। लार में कौन से? एमाइलेज या टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ये क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, अर्थात स्टार्च को ये पॉलीसेकेराइड या मोनोसेकेराइड इनमें चेंज कर देता है, यानी सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और ये कब सक्रिय होता है? जब लार ग्रंथियाँ मुख के माध्यम को क्षारीय बना देती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। लार ग्रंथियों का कार्य एग्जाम की दृष्टि से, लार ग्रंथियों का कार्य, लार आपको पता है क्षारीय होती है माध्यम में, अतः ये मुख की संरचना को क्षारीय माध्यम प्रदान करती है, जिससे दांतों व जिह्वाओं की सफाई भी होती रहती है। उसमें किसी प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु है वो पैदा नहीं हो पाते हैं, तथा एमाइलेज व टाइलिन को ये क्या करता है? सक्रिय करता है, जिससे कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज है उसमें परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये लार के कार्य हैं। उसके बाद में आपको पता है, जैसे ही दांतों के द्वारा भोजन पूरी तरह से पीसीज गया है और लार के द्वारा भोजन लसलसा हो चुका है, तो उस समय लार के कारण से जो भोजन का माध्यम होता है या जो भोजन की संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलस। लार के द्वारा और दांतों के द्वारा जो भोजन को पीसने के पश्चात जो उसकी संरचना बन जाती है, एकदम लसलसा, यानी हम कह सकते हैं हलवे जैसी स्थिति में वो आ जाता है, तो उस स्थिति वाले जो भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और बोलस जब हो जाता है भोजन, तो आसानी से निगलने में सहायता उसको मिलती है, यानी उसको हम आसानी से निगल पाते हैं। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं तो वो ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी में जाने के पश्चात आपको पता है ग्रसनी एक कीपाकार संरचना है। जैसे ही भोजन उसमें जाता है, भोजन आगे जाके जो ग्रसनी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो श्वसन नली का है और दूसरा भाग क्या है? ग्रसी का है। तो यहाँ पर एपिग्लाइटिस का कार्य शुरू हो जाता है। एपिग्लाइटिस जैसे उपास्थीय संरचना, जो कि घाटी ढक्कन भी कहलाती है। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं यानी ग्रसनी में भोजन आता है, एपिग्लाइटिस श्वसन नलिका को बंद कर देता है और भोजन जो हमने निगला है वो श्वसन नलिका में न जाकर किसमें? ग्रसिका में चला जाता है। और ग्रसिका क्या है? एक पेशीय संरचना है। ग्रसिका क्या है? एक पेशीय संरचना है। जैसे ही भोजन इस ग्रसिका में पहुंचता है तो ग्रसिका की जो सतह है उसमें विशेष प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। जो सतह है, पेशीय सतह है, उसमें क्या होता है? विशेष प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है।
जिसे कर्माकुंचन गति कहते हैं। कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति जो से कहते हैं। जैसे आपको पता है केंचुआ है, जिस प्रकार से वो गति करता है यूँ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से इस पेशीय सतह में भी गति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कर्माकुंचन गति कहते हैं, जिससे कि भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाता है। और वो उस समय किस माध्यम में होता है? बोलस माध्यम में होता है। जैसे ही भोजन ग्रसिका से आगे बढ़ता है, ये ग्रसिका क्या है? कंठ नलिका से शुरू होती हुई जो हमारी वक्ष सतह है उसमें से होती हुई हमारी जो मध्यपट यानी डायफ्राम है उससे गुजरकर हमारे उदर भाग में पहुंचती है। उदर भाग में यह एक बड़ी थैली नुमा संरचना में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आमाशय के बारे में बात करेंगे। आमाशय एक थैली नुमा संरचना है और यह इतनी लचीली सतह वाला होता है कि इसका आयतन 1 से 3 लीटर तक होता है। 1 से 3 लीटर तक होता है, ठीक है, 1 से 3 लीटर तक होता है। और आमाशय की जो सतह है उसमें से विशेष प्रकार के एंजाइम प्लस HCl ये स्रावित होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर उस समय इन दोनों को कहते हैं जठर रस। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। तो जठर रस का स्त्रावण आमाशय में होता है। जैसे ही जठर रस का स्त्रावण आमाशय से शुरू होता है, भोजन जैसे धीरे धीरे इसमें आता जाता है, वैसे वैसे आमाशय में भोजन इकट्ठा होता जाता है और आमाशय की सतह जठर रस का स्त्रावण करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर इस जठर रस में HCl तो आपको पता है एक घटक है। एंजाइम के रूप में इसमें क्या क्या होते हैं? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करते हैं? सरल घटकों में रूपांतरण करते हैं, यानी उसका विश्लेषण करते हैं। अतः इनको प्रोटीन पाचक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन व HCl इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुन लेना कि यहाँ पर एक विशेष अवरोधनी पेशी पाई जाती है। कहाँ पर? इस ग्रसिका के अंतिम सिरे व आमाशय के मुख्य के भाग के पास में। ये अवरोधनी पेशी क्या करती है? ये भोजन को धीरे धीरे यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आमाशय में आने देती है, ठीक है। तो ये अवरोधनी पेशी ये कार्य करती है। इसी प्रकार की अवरोधनी पेशी जैसे ही आमाशय की सतह एक नलिका में बदलती है यानी ग्रहणी में बदलती है, तो ग्रहणी और आमाशय की सतह के बीच के भाग में भी एक स्रवणी पेशी यानी अवरोधक पेशी पाई जाती है। ये भी भोजन को जल्दी से तेजी से ग्रहणी में आमाशय से भोजन को जाने नहीं देती है। इसका कार्य क्या है? ये पुनः ग्रसिका में भोजन को नहीं जाने देता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये जल्दी से ग्रहणी में भोजन को जाने नहीं देता है, क्योंकि आमाशय में जो संरचना होती है वो थोड़ी जटिल होती है। इस आमाशय की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से 3 भाग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आमाशय का जो अग्रभाग है, ये आमाशय का ये अग्रभाग जो है ये क्या कहलाता है? काइंड्रिक कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? काइंड्रिक भाग कहलाता है, ठीक है। और जो मध्य वाला भाग होता है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, ये जो भाग है ये कहलाता है फंडिस। फंडिस भाग कहलाता है। और तीसरे नंबर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। कौन सा? ये भाग। ये भाग कौन सा है? पाइलोरिक। ये कौन सा है? ये काइंड्रिक है, ये फंडिस है, ये पाइलोरिक भाग है।
यानी आमाशय की पूरी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इस भागों के द्वारा ही जठर रस का स्त्रावण होता है। अब जठर रस में आपको जैसे ही बताया HCl व अन्य एंजाइम पाए जाते हैं, यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो HCl का कार्य क्या है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। HCl का कार्य, जैसा कि आप जानते हैं HCl क्या है, अम्ल है। अम्ल है तो ये सबसे पहला कार्य क्या कर रहा है, आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है। आमाशय के माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। आमाशय के माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। अब आपको ये बात जाननी चाहिए कि ये अम्लीय माध्यम बना रहा है तो उसका कारण क्या है। अम्लीय माध्यम बनाने के कारण से ही जो प्रोटीन एंजाइम है, कौन से, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, वे क्या होंगे, सक्रिय होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। प्रोटीन एंजाइमों को क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। प्रोटीन एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है। यानी शुरुआत में जो आमाशय के जो जठर रस में प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, यानी प्रो एंजाइम होते हैं, उनको वो सक्रिय बनाता है, ठीक है। तीसरा कार्य इस HCl का है वो ये है आमाशय में कि जो भोजन के अंदर अगर बाह्य कोई सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, तो सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है, जिससे कि लंबे समय तक भोजन सड़ता नहीं है। ये किसके कार्य हैं, HCl के कार्य हैं। वापस सुन लेना, आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है, कौन, HCl, क्योंकि HCl खुद एक अम्ल है। दूसरा, जैसे ही अम्लीय माध्यम प्राप्त हुआ है तो प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और वो प्रोटीन पे अपना पाचन क्रिया शुरू कर देते हैं। और तीसरा कार्य, भोजन में जो बाह्य अगर सूक्ष्म जीवाणु है तो उनको नष्ट कर देता है, जिससे कि लंबे समय तक भोजन क्या होता है, सड़ने से बच जाता है। ये किस में होता है, आमाशय में HCl के द्वारा। अब ये ध्यान देना है, HCl का स्त्रावण आमाशय की सतह में पाई गई विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनका नाम है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है, HCl का स्त्रावण करती है। यह ये ध्यान रखना है, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl का स्त्रावण आमाशय में करती है। अब बात आती है आमाशय की सतह से स्त्रावित प्रोटीन एंजाइम। जैसा कि प्रोटीन एंजाइम आपको बता दिए हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये पाए जाते हैं। हम यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन के जो कार्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लेना। आमाशय से स्त्रावित प्रोटीन एंजाइम कौन कौन से हैं, नंबर 1 पेप्सिन। पेप्सिन ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन को सरल पॉलीपेप्टाइड संरचनाओं में बदलता है। तो ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, यानी जो प्रोटीन है, आपको पता है भोजन के अवयव प्रोटीन होते हैं, तो ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड में
बदल देता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देता है, बदल देता है। कौन, पेप्सिन। एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना, जो शिशु अवस्था के अंदर आपको पता है कि हम दूध का ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी माँ का जो दूध है वो बच्चा ज़्यादा पीता है, और माँ के दूध में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो होता है कैसीन प्रोटीन। जो क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, इस कैसीन प्रोटीन को रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, पैराकेसिनोजन में बदल देता है, पैराकेसिनोजन में बदल देता है। ठीक है, रेनिन कैसीन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है उसको क्या करता है, पैराकेसिनोजन में चेंज कर देता है। ये क्या होता है, रेनिन एंजाइम का कार्य होता है। अगर सामान्य अवस्था में इसको मैं बात करूं तो ये क्या करता है, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, ये सामान्य क्रिया रेनिन के द्वारा की जाती है। क्योंकि शिशु अवस्था में हम माता की दूध का ज़्यादा उपयोग करते हैं, अतः रेनिन की मात्रा भी हमारे आमाशय में ज़्यादा पाई जाती है। अब जो पहले मुख के अंदर कैसी संरचना थी, बोलस संरचना थी, उसमें क्षारीय माध्यम था। यहाँ पे आमाशय में जैसे ही भोजन आता है उसमें HCl व अन्य जो प्रोटीन एंजाइम है वो मिल जाते हैं और जो रबड़ी टाइप का भोजन बन जाता है, उस स्थिति को कहते हैं कायम। यानी भोजन किस स्थिति में आ गया, कायम स्थिति में आ गया, और प्रोटीन का भी यहाँ पे पाचन हो गया है। प्रोटीन का क्या हो गया है, पाचन हो गया। अब ये कायम स्थिति में आने के बाद में धीरे धीरे जो अवरोधक पेशी थी उसके सहायता से ये धीरे धीरे किस में पहुँचना शुरू हो जाता है, ग्रहणी में शुरू हो जाता है। आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ध्यान रखें क्योंकि ये आपको ऑनलाइन बैठे हुए स्टडी करने का एक माध्यम है। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन भी अपने दे सकते हैं, उनका भी आपको जवाब मिलेगा। आगे की वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।